हेलो बच्चों। लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। जो पार्ट हमारा बचता है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लीनियर इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो उसमें हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देंगे। और वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है बेटा कि कॉन्वर्सेशन है, दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, मैथ्स एंड वर्ड प्रॉब्लम, जिनको हम एक साथ लेके सॉल्व करते हैं। वो बोलेंगी इंग्लिश में, आपने उनको लिखना है मैथ्स में, एंड जस्ट अलजेब्रा अप्लाई कर देना है। तो क्या हम शुरू करें? ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखने से पहले ना बेटा, आप ये सोचो कि ये ना वर्ड प्रॉब्लम नहीं है और ये आपकी रियल लाइफ सिचुएशन है। अब वो रियल लाइफ सिचुएशन क्या है? आपको ना, आपने टारगेट डिसाइड किया हुआ है कि मुझे फलाने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ना मिनिमम 80% मार्क्स तो चाहिए या मिनिमम 70% मार्क्स तो चाहिए। 4 पेपर मेरे हो चुके हैं और उसमें मेरे इतने इतने मार्क्स आए हैं। अब फिफ्थ पेपर के लिए मैं कितना काम करूं कि मेरा मिनिमम जो टारगेट स्कोर है वो मुझे मिल जाए, और वो मुझे नहीं पता, मुझे उतने मार्क्स के लिए वर्कआउट करना है। ठीक है, तो मैं उसको अगर क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं तो उस इनइक्वालिटी को मैं कैसे सॉल्व करूंगी? सबसे पहले तो देखो बेटा, आप किसी भी चीज़ की परसेंटेज कैसे निकालते हो कि जैसे सपोज आपके फर्स्ट पेपर में कितने मार्क्स आए, सेकंड में कितने आए, आप सबको ऐड कर दोगे। और सपोज आपके पास 5 पेपर्स हैं, है ना? 5 पेपर्स में आपके टोटल कितने बैठते हैं? 500 मार्क्स। तो 500 में से फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ टोटल कितने आए आप करोगे, वो आपकी एवरेज निकल जाएगी। बस इसी चीज़ को अब हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। In the first 4 papers, each of 100 marks, Rishi got 95, 72, 73, 83। अगर उसको अपने एवरेज मार्क्स 75 या 75 से ज़्यादा चाहिए, बट 80 से कम चाहिए, तो वो कितने मार्क्स लाए फिफ्थ पेपर में ताकि उसका ये टारगेट अचीव हो जाए? ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं इसको लिख लूँ कि उसके आए कितने। 95 प्लस 72 प्लस 73 प्लस 83। अब वो इसमें कितने लाए? हर एक में कितने, टोटल कितने मार्क्स हैं? 500। 5 पेपर्स हैं टोटल, तो 5 पेपर्स में से उसके ये होंगे, ताकि जो 75 से तो ज़्यादा या इक्वल, उसने कहा है लेस देन और इक्वल टू 75, इसलिए हम यहाँ पर इक्वालिटी का साइन डालेंगे। लेकिन 80 से लेस हो, यहाँ पर उसने 80 से लेस कहा है, 80 के इक्वल नहीं कहा, इसलिए हम यहाँ पर इक्वालिटी साइन नहीं डालेंगे। ठीक है, तो बस ये आपकी बन गई इनइक्वालिटी। अब अकॉर्डिंग टू रूल, अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 5 को आपको दोनों साइड लेकर जाना होगा। कैसे? आप यहाँ पर भी 75 इंटू 5 करेंगे और यहाँ पर आप इन सबको ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 323 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी आप कर दोगे 80 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 375, 323 प्लस एक्स 400, और दोनों साइड 375 माइनस 323 इधर भी लेकर जाओगे और उधर भी लेकर जाओगे, सिर्फ एक तरफ नहीं लेकर जाओगे। तो यहाँ पर आपको मिला 52 एक्स और 77। यहाँ पर आप डाल दो इक्वालिटी साइन, है ना? इसका क्या मतलब है कि अगर अपने फिफ्थ, बेटा यहाँ पर 500 हमने उसके हिसाब से लग दिया, 500 तो पेपर्स आपके टोटल 5 हैं, है ना? तो आपको यहाँ 5 रखना चाहिए। सो अगर वो अपने फिफ्थ पेपर में 52 मार्क्स ले आता है या 52 से ज़्यादा पर 77 से कम, तो जो उसका एवरेज स्कोर है वो 75 या 80 के बीच में आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। उसके पास एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 600 लीटर एक सॉल्यूशन है जिसमें 12% एसिड है। ठीक है, उसको ना ये एसिड बढ़ाना है, एसिड कंटेंट इसके अंदर परसेंटेज बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है?
कि एसिड कंटेंट उसके अंदर 15% से 18% हो जाए। तो वो क्या करे, है ना। उसके पास एक और सॉल्यूशन है, सेकंड सॉल्यूशन है, जिसके अंदर 30% एसिड है। अब आप खुद देखो कि अगर इस वाले सेकंड वाले कंटेनर में एसिड कंटेंट ज़्यादा है और उसमें से अगर ये कुछ एसिड इसके अंदर डाल देता है तो इसके अंदर एसिड कंटेंट बढ़ने लग जाएगा क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कितना 30% का एसिड डाले ताकि जो न्यू मिक्सचर उसके पास बना है थर्ड कंटेनर में, उसके अंदर जो एसिड कंटेंट हो 15 से 18 के बीच में हो। तो हमको इसमें से कुछ डाला, हमें नहीं पता कितना डाला, हमने ना उसको x लीटर डाल दिया, ठीक है। तो पहले इनिशियली करते हैं कि जब हमने आफ्टर एडिंग 30% सॉल्यूशन, आफ्टर एडिंग 30% solution we have, देखो हमारे पास अब जो थर्ड कंटेनर है ना उसके अंदर कितना हो गया, 600 तो पहले ही था, फर्स्ट कंटेनर के अंदर 600 ऑलरेडी था, हमने दूसरे कंटेनर में से हमने डाल दिया x लीटर। तो अब हमारे पास जो थर्ड कंटेनर है उसके अंदर जो टोटल लिक्विड है वो है हमारे पास 600 प्लस x लीटर। अच्छा, अब टोटल एसिड कंटेंट उसके अंदर कितना हो गया, देखो कितना हो गया कि 30% तो x का है ना, प्लस 12% 600 का। ये हमारे पास एसिड कंटेंट हो गया ना, टोटल एसिड कंटेंट, टोटल एसिड कंटेंट। अब उसको ना ये वाला कंटेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परसेंटेज में लाना है। तो कितना वो ऐड करे x, तो इसका मतलब उसको 15% चाहिए किसका, जो अब उसके पास सॉल्यूशन है इसका, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर चुका है। और किससे कम होना चाहिए, 18% ऑफ 600 प्लस x। अब देखो बेटा, आपको दिख रहा है कि पूरे के डिनोमिनेटर में 100 है, तो हम अपनी अलजेब्रा स्किल्स को यूज़ करते हुए सारे में से हमने 100 को दिया उड़ा, ओके। और अगर आप इसमें से कुछ और कॉमन ले सकते हो, या ओके चलो सिंपली कैलकुलेट करते हैं। फिर हमारे पास आ गया 15 इंटू 600 प्लस एक्स प्लस 30% ऑफ, मतलब हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर सारे बच गए। अब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू कर दो, 9000 प्लस 15x। बेटा कहीं उसने हमें इक्वल टू वर्ड कहा, नहीं, इक्वल टू वर्ड नहीं कहा, तो हम ये इक्वालिटी साइन नहीं डालेंगे, ये गलत हो गया। ये हो गया 30x प्लस, अब देखो अभी तक हमने रूल सीखा था कि जो भी नंबर हमारे पास ये है, जैसे ये वाला हमारा अगर ट्रांसफ़र होता है तो दोनों साइड होगा, चलो ठीक है वो तो हम कर देते हैं। 9000 माइनस 7200 प्लस 15x is smaller than 30x, 10800 minus 7200 plus 18x। नाउ द प्रॉब्लम इज कि अब मैं ये नंबर डिफरेंट है, ये नंबर मेरे पास डिफरेंट है ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अब मुझे इसको टू डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। कैसे कि एक तो मैंने जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसको तो मैंने यहाँ पर अलग से रख लिया, ठीक है। और जो इसका सेकंड इन इक्वेशन बन रही है ये वाली, उसको मैंने यहाँ पर कर लिया अलग से। बस अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल हो गया। 15x को अगर हम उधर ले गए तो ये आपके पास बच गया 15x इज स्मॉलर देन 1800 और x इज स्मॉलर देन, ग्रेटर देन सॉरी 120। यहाँ पर अगर आप इसको दिस इज 13x आप सॉल्व करोगे तो 12x इज स्मॉलर देन 3600 और x इज स्मॉलर देन 300। तो आपको दिख रहा है कि x जो है, यानी कि जो सॉल्यूशन उसने 30% वाला ऐड किया है वो उसको 120 लीटर से तो ज़्यादा करना पड़ेगा और 300 लीटर से कम करना पड़ेगा, ताकि जो रिजल्टेंट लिक्विड है उसमें एसिड कंटेंट 15 से 18% हो जाए।
तो बस यही हमारा हो गया आंसर कि कितना ऐड करें, 120 लीटर से ज़्यादा लेकिन 300 लीटर से कम। गॉट इट? कि बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ, इसको झटपट से लिख के देखो, और खासकर क्वेश्चन सेकंड को, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट बहुत सिमिलर लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिखने वाला क्वेश्चन नंबर 7 है। अगर आप इसको करके देख लोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो राइट इट डाउन। Done. Very good. Now come to next question. Find all pairs of consecutive odd positive integers, both of which are smaller than 18 and sum is more than 20. So third का solution हम करते हैं पहले। देखो, अगर उसने कहा है ना ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम नेचुरल नंबर लेते हैं तो एक छोड़ के एक आता है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, लेट नंबर्स बी x एंड x प्लस 2। ओके, चलो नंबर्स लेट हो गए। फिर उसने कहा बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18, यानी कि x भी स्मॉलर देन 18 है और x प्लस 2 भी स्मॉलर देन 18 है, यानी कि x जो है स्मॉलर देन 16 है। अब अगर दोनों को ही स्मॉलर देन 18 होना होगा तो ये वाली कंडीशन एप्लीकेबल होगी कि x को 16 से होना है स्मॉल। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद अब हम आते हैं सम इज मोर देन 20। दिस इज फर्स्ट केस, केस फर्स्ट। अब मैंने लिया केस 2, सम कर दो, सम x प्लस x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 20। तो यहाँ से आपने लिया 2x इज ग्रेटर देन 18, तो x इज ग्रेटर देन 9। अब देख रहे हो x यहाँ से आपको मिल रहा है x ग्रेटर देन 9 और यहाँ से आपको मिल रहा है x स्मॉलर देन 19। तो आप क्या लिख सकते हो, x जो है 9 से लेके 16 के बीच में है। अब उसने हमसे कहा पॉजिटिव, ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि 9 से लेके 16 के बीच में जो हमारे पास ऑड नंबर्स है ना वो ले लेते हैं। 9 नहीं ले सकते क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है। तो एक तो हो गया आपके पास 11, उसके बाद का नंबर हो गया 13, उसके बाद का नंबर हो गया हमारे पास 15। ठीक है, x नॉट x प्लस 2। जब हम नंबर्स बनाएंगे तो x और x प्लस 2 करके बनेंगे। देखो आप यहाँ पर कॉर्नर में भी लिख सकते हो, x प्लस 2 आपके पास क्या बन जाएगा, 13, 15 एंड 17। x को होना चाहिए ना बेटा इनके बीच में, क्योंकि हमने यहाँ से x की वैल्यूज निकाली है। ओके, तो अब हमारे को वो वाले पेयर देने हैं कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के जिसमें कि सम मोर देन 20 आ रहा हो। तो हम ले लेते हैं देयरफॉर पेयर्स आर, पेयर्स आर, सबसे पहले तो आप ले लोगे, कौन कौन से ले सकते हो, 11 और 13। अगर x 11 है तो x प्लस 2 13 होगा। फिर आप लोगे 13 और 15। अगर x 13 है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 15 होगा, और एक नंबर अगर 15 है तो दूसरा नंबर आपके पास 17 होगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि
जब भी हम कोई वर्ड प्रॉब्लम करते हैं जिसमें ऑड पॉजिटिव या इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, तो हमारे लेट करने का तरीका होता है लेट फर्स्ट नंबर बी दिस एंड सेकंड नंबर बी दिस, है ना, ताकि वो प्रॉपरली ऑड को नंबर को दे। बट बेटा ये क्वेश्चन ना आपका इनइक्वालिटी का है, तो उसने हमें बस एक्स दे दिया कि एक्स इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा। उसने हमें इक्वल टू नहीं दिया। अगर यहाँ पर मेरा x इज इक्वल टू 16 आता तो गलत हो जाता। उसने मुझे एक रेंज दे दी है कि इस रेंज के बीच में आप ऑड इंटीजर्स निकालो। इसलिए जब हमारे पास इनइक्वालिटीज में ऑड या इवन के क्वेश्चंस आते हैं, तो हम इस तरह से लेट करने की बजाय बिल्कुल प्रॉपर वे में लेट कर लेते हैं कि आप x और x+2 लेट कर लो। ओके, अब इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 पर आओ बेटा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने कहा है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बट एक बात श्योर है कि अगर आपका फर्स्ट नंबर x होगा तो सेकंड नंबर x+2 होगा, क्योंकि हर एक नंबर छोड़ के एक नेक्स्ट नंबर जो होगा वो इवन होगा। बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 8, तो ये भी 8 से बड़ा है और ये भी 8 से बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर 8 से बड़ा है तो ये x इज ग्रेटर देन 6। अब देखो, x 8 से भी बड़ा हो और x 6 से भी बड़ा हो, दोनों कंडीशंस को क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि x 8 से बड़ा हो। इसमें जो भी नंबर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट कंडीशन। फिर उसने कहा देयर सम इज लेस देन 25। केस 2 ले लेते हैं हम, जो हमारे को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है। x plus x+2 is less than 25, यानी 2x is less than 23, यानी x is less than 10.5, यानी x इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास आ गया 10, जो उससे पहले का नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर हमने इक्वल टू में भी लिख लिया, पता है क्यों? क्योंकि 10 इवन नंबर है। ओके, अब हम दोनों कंडीशंस जो हमारे को दे रखी हैं उसमें से निकालते हैं कि x 8 से तो बड़ा है लेकिन 10.5 से छोटा है, या हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम पेयर्स क्या क्या बना सकते हैं कि हमारा सम जो है लेस देन आए। तो अगर मैं 8 तो नहीं ले सकती बेटा, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ? मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मैं x को 10 ले सकती हूँ। 10.5 से छोटा 10 है और 8 से बड़ा 10 है, इवन नंबर। इक्वालिटी साइन मेरे पास नहीं है। उसने मुझे सिर्फ कहा है लार्जर देन 8। उसने मुझसे ऐसा नहीं कहा लार्जर देन और इक्वल टू 8। अगर ऐसा कहा होता तो मैं 8 को भी लेती, तो मेरे पास आ गया 10। ठीक है, अगर x 10 है तो x+2 क्या होगा? 12। तो मेरे पास एक ही पेयर बनता है 10 और 12 का। तो मैंने चेक कर लिया कि हाँ, ये मेरे नंबर्स 8 से बड़े हैं, लेकिन इनका सम जो है 25 से छोटा है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया? ओके, इसको भी एक बार लिख कर देख लो बेटा झट से। एक ही मिनट लगेगा इसके ऊपर। परफेक्ट। तो आपको इन क्वेश्चंस में बेटा ये चीज़ समझ में आ रही है कि हमने यहाँ पर x और x+2 क्यों लिया। बट जनरली हम अगर नंबर्स हमें ऑड या इवन लेट करने होते हैं तो हम 2n+1 या 2n+3 इस टाइप से लेट करते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगी बीच में से अपनी मर्जी के नंबर्स को निकालने की, सो हम डायरेक्ट लेट कर लेंगे। डन। ओके, अब इस क्वेश्चन में ना उसने मुझे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज के बारे में बताया, आईक्यू के बारे में। देखो, सबसे पहले देखते हैं ये इसमें डिफरेंस क्या है। कई बार आप देखते हो
कि बच्चा बहुत ही छोटा होता है, यानी 4 और 5 इयर्स का होता है, आपने कई बार इंटरनेट पे देखा होगा, लेकिन उसकी कैलकुलेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा होती है, या वो बहुत ही छोटी एज में कोडिंग सीख लेता है। इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल बहुत हाई है, ठीक है। दैट इज़ कि उसकी मेंटल एज उसकी क्रॉनिकोलॉजिकल एज के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, वो मेंटली काफ़ी ग्रोन है। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि जो इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि 12 साल के बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी एज है, और उनका आईक्यू 80 से 180 140 के बीच में है, यानी उसने क्या किया, हमें क्रोनोलॉजिकल एज दे दिया 12, और आईक्यू उसने क्योंकि बीच में डाला है तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, आईक्यू की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एज मुझे दे रखी है और मेंटल एज मुझे निकालनी है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ कि जो आईक्यू है वो मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100 है ना। तो सबसे पहले तो बेटा मैंने इसी एक्सप्रेशन को ही ना यहाँ पर उतार दिया कि 80 is less than or equal to mental age upon 12 into 100 is less than or equal to 140। बस अब हमने क्या करना है, इसको करना है सॉल्व, ठीक है। तो मैं क्या कर दूं इसको, 80 इंटू 12 अपॉन 100, ये हो गई mental age less than or equal to 140 into 12 अपॉन 100। और बस अब आपने करना है इसको सॉल्व, और सॉल्व करके जो आपको मिलेगी वो मिल जाएगी, दिस इज इक्वल टू 420 अपॉन 25 से बड़ी, और कहाँ पर 240 अपॉन 25 के बीच में, यानी कि जो उनकी मेंटल एज है 9.6 से 16.8 के बीच में है ना। तो जो बच्चे सारे के सारे 12 इयर्स के हैं, है ना, क्रोनोलॉजिकल एज सबकी सेम है, बट उनकी मेंटल एज यानी कि उनका जो आईक्यू लेवल अकॉर्डिंगली है वो 9.6 से लेके 16.8 है, यानी कुछ बच्चे अपनी एज से लेस इंटेलिजेंट हैं, कुछ बच्चे अपनी एज से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने आपसे कहा कि एक लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की जो 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड है। तो बस अभी यहीं रुक जाओ, बिकॉज यहाँ पर अब हमें ना साइड्स को करना है लेट। तो क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट साइड का रेफरेंस दिया है तो मैं यहीं से शुरू कर देती हूँ, क्या कि लेट शॉर्टेस्ट साइड बी, लेट शॉर्टेस्ट साइड बी एक्स। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट की 3 टाइम्स है, ओके। तो सेकंड फिर हमें क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट को करना होगा, लॉन्गेस्ट कितनी हो गई, 3 टाइम्स ऑफ एक्स। और जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि जो थर्ड साइड है बेटा वो हमको लैंग्वेज में दे रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करते जा रहे हैं बस। शॉर्टर 2 सेंटीमीटर शॉर्टर मतलब उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया लॉन्गेस्ट साइड में से, जो कि 3x थी। अब फिर उसने कहा कि पेरीमीटर इज एट लीस्ट 60 सेंटीमीटर। एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि मिनिमम 61 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकता है। अगर यही उसने वर्ड किया होता एट मोस्ट, है ना, तो एटमोस्ट वर्ड के साथ हमेशा ये आना था। लेकिन अगर उसने मुझे वर्ड दिया है एट लीस्ट, तो एट लीस्ट का मतलब मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, और एटमोस्ट का मतलब है कि मैक्सिमम इतना होना पॉसिबल है। तो यहाँ पर उसने मुझे क्या वर्ड दिया है, एट लीस्ट। इसका मतलब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो बस हो गया कि हमारे को x प्लस 3x plus 3x minus 2 should be greater than or equal to 61। जब भी वो आपको at least या at most कहेगा,
इक्वल टू का साइन साथ में आएगा ही आएगा। सो 7x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 63 एंड x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 9, है ना। इसका मतलब x या तो 9 या तो 9 से बड़ा होगा, और उसने मुझसे क्या मांगी है, मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। सो हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल टू 9। अब देखो बेटा, अगर आपने एटलीस्ट और एटमोस्ट वर्ड को प्रॉपरली ना समझते वो इक्वल टू का साइन ना लगाया होता, तो आपका आंसर आता यहाँ पर x इज ग्रेटर देन 9, तो आप x को ले लेते 10 और आपका आंसर हो जाता सारा ऑलमोस्ट गलत, है ना। इसलिए एटलीस्ट और एटमोस्ट में इक्वल टू के साइन का ध्यान रखो। और अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसे होता कि फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, है ना, क्वेश्चन कुछ ऐसे होता, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ऑल साइड्स, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ऑल साइड्स, तो आपने ये तो कह ही दिया कि जो शॉर्टेस्ट साइड है वो है 9, जो लॉन्गेस्ट हो जाती, मिनिमम डायमेंशंस, है ना, मैक्सिमम तो बहुत कुछ भी हो सकती है, क्योंकि 61 से बड़ा कितना भी डेरिवेटिव हो सकता है। तो जो मिनिमम डायमेंशंस पॉसिबल है सारी साइड की वो हो गई 3 टाइम्स ऑफ दिस, और जो थर्ड साइड हो गई वो आपकी हो गई 25, है ना। अब क्या हुआ, हमें में भी एग्ज़ाम में हम बैठे हैं और हमारे को अपना आंसर करना है चेक, तो हम 9 + 27 + 25 करके देखेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा कितना, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, यस, हमारा 61 आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमारा प्रॉपर आंसर आ रहा था, तो हमारा पेरीमीटर आ रहा है 61। अब हम इससे जब भी बड़ी डायमेंशंस लेंगे तो हमारा पेरीमीटर एटलीस्ट 61 तो होगा ही, और यही उसकी क्वेश्चन में हमसे रिक्वायरमेंट है। अंडरस्टूड। अच्छा, अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेने वाली हूँ ना बेटा, वो थोड़ा इससे रिलेटेड है। आप हो सकता है दोनों में कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। देखो यहाँ पर जो हमने 600 जो हमारा फर्स्ट कंटेनर में था ना, 12% का सोल्यूशन, उसमें हमने जो दूसरा सॉल्यूशन ऐड किया था ना, उसमें भी थोड़ा बहुत एसिड था, मतलब पहले वाले से ज़्यादा ही था, 30% था, और हमने उसके एसिड को करना था न्यूट्रलाइज उस कंटेंट को। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में जो भी कॉन्सेंट्रेशन है, हम उसमें जो ऐड करेंगे वो प्लेन वाटर होगा, वो एसिड सॉल्यूशन नहीं होगा। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा, चलो देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू दिस मच लीटर ऑफ 45% सॉल्यूशन ऑफ एसिड सो दैट रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन 25% से ज़्यादा बट 30% से लेस। अब देखो इस क्वेश्चन में शुरू में तो हमारे पास 1125 लीटर का 45% एसिड ही है, ठीक है, इसमें तो हमको कुछ नहीं करना। पर जब हम उसके अंदर डाल देंगे, देखो फिर से उसने मुझे मोर देन कहा और मैंने इक्वल टू का साइन डाल दिया, ठीक है, तो वो सही नहीं है, उसको हम हटा देंगे। तो जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो 25% ऑफ 1125 प्लस x, यहाँ पर हमने कितना क्या किया, लेट x बी द वाटर एडेड, ठीक है। तो हमने कितना वाटर ऐड किया कि वो 25% तक पहुंच जाए, या 30% ऑफ, फिर से यहाँ पर हम इसके अंदर वाटर ऐड कर चुके हैं। अब देखो बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा मैं आपको, देखो आपका तरीका है सॉल्व करने का, कैसे भी करो, पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक मैजिक ट्रिक सिखाने वाली हूँ कैलकुलेशन की, जिससे आप देखना कैलकुलेशन आपकी बहुत ही शॉर्ट हो जाएगी। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारी अलजेब्रा स्किल्स भी तो मैटर करती हैं। तो आप ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 25 1125 plus x is smaller than equal to 1125 into 5, ठीक है। यहाँ पर बेटा इक्वल टू है क्या हमारे क्वेश्चन में,
नहीं, इक्वल टू नहीं है, प्लीज़ इक्वल टू का साइन हम यहाँ से काट देते हैं। सेकंड में 1125 इंटू 45 इज लेस देन 30, 1125 प्लस एक्स। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ना मैंने कुछ भी बेटा मल्टीप्लाई किया ही नहीं, बस जस्ट मैंने ब्रैकेट को खोल दिया, smaller than 1125 into 45। नाउ सी केयरफुली, इसको तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है। दूसरे नंबर को मैं बिना कुछ भी मल्टीप्लाई किए ले आई यहाँ पर, फाइन। अब आप देख रहे हो दोनों में 1125 है, दिस इज 25। तो आप यहाँ से ना 1125 को निकाल दो कॉमन, और आपके पास क्या बच गया, 45 माइनस 25। 25x is smaller than 1125 into 20, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हर नंबर सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम यहाँ से, और 25 का टेबल तो आप कर लो याद, क्योंकि जो 25 का टेबल है ना बेटा, वो बहुत इजी भी है और वो हमारी कैलकुलेशंस को भी बहुत स्मॉल कर देता है। तो देखो, मेरे ख्याल में मैंने कहीं पर भी थोड़ा सा भी दिमाग कैलकुलेशंस पे स्पेंड नहीं किया, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ है कि मुझको पेपर में सोचने का टाइम मिल है, कि मुझे किस कोई और टफ क्वेश्चन को सोचने का टाइम मिल गया है। अब देखो, इसको भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ, 1125 इंटू 45, यहाँ से 1125 इंटू 30 आ जाएगा, यहाँ से कैलकुलेट करके, और इधर हमारे पास बच जाएगा 30x। अब आप इसमें से फिर से 1125 को कॉमन निकाल दो, आपके पास क्या बचा, 45 माइनस 30 स्मॉलर देन 30x। बस अब आपने करना है इसको कैलकुलेट, और ये आपके पास आ गई x की 2 वैल्यूज़। यानी कि अगर उसको एसिड कंटेंट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चाहिए, तो उसको वाटर जो ऐड करना पड़ेगा इतने से तो ज़्यादा, लेकिन 900 लीटर से कम ऐड करना पड़ेगा, तो उसका एसिड कंटेंट जो कंटेनर में है अपने लेवल पर आ जाएगा। सो आपको दोनों क्वेश्चंस में अच्छे से डिफरेंस समझ में आया बेटा, ठीक है। बाकी दोनों तो इजी ही हैं बेटा, लेकिन आप इस 7th को एक बार और लिख कर देख लो तो अच्छा रहेगा। यहाँ हमसे 900 लिखना रह गया है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टूड, और कैसे मैंने कैलकुलेशंस को शॉर्ट किया है वो भी आपने देखा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप अपने तरीके से चलो, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो इट्स डन हियर and our chapter is complete. One more chapter is complete.